हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इजराइल और ईरान के बारे में। जो ये घटनाक्रम 1 अप्रैल से शुरू हुआ है उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं, पर इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद सेशन को देखिए, ट्विटर के ऊपर पूरे में ट्रेंड कर रहा है क्या यहाँ पर इजराइल और ईरान। यहाँ पर पिक्चर क्या निकल कर आई है? पिक्चर ये निकल कर आई है कि ईरान ने अपनी तरफ से क्या कर दिया है, रिटेलिएशन कर दिया है, उन्होंने अपनी तरफ से हमला कर दिया है। खबर है ईरान अटैक इजराइल टू रिटेलिएशन अराइज फियर्स ऑफ रीजन वॉर। यहाँ पर हमने भी वही क्या रखी है, हेडलाइन रखी है कि ईरान ने किया है इजराइल पर हमला। जानते हैं क्या है अपडेट, और इस अपडेट को आप देखिए। आज के समय, आज 14 तारीख है, आज 14 तारीख को हमला हुआ और सुबह कितनी बजे हम सब सो रहे थे और सुबह 4:54 पे बाइडन अपने मंत्रियों के साथ में, अपने विदेश मंत्री के साथ में, अपने जो सेना प्रमुख है उन व्यक्तियों के साथ में इस संदर्भ में क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा क्या है, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। एनडीटीवी ने यहाँ पर न्यूज कवर करी है, इजराइल ईरान टेंशन लाइव अपडेट, यूएन कॉल इमरजेंसी मीटिंग आफ्टर द ईरान इंटरप्शन अटैक ऑन द इजराइल। मतलब ओवरऑल घटनाक्रम क्या है, बहुत ज्यादा यहाँ पर विवाद उत्पन्न कर देने वाला है। अब क्यों है, इसको थोड़ा सा मैं आपको पुराना अपडेट दे देता हूं। ये वो क्षेत्र, ये वो एरिया है जहां पर क्या हुआ था, इजराइल ने अपनी तरफ से हमला करा था। 1 तारीख की खबर है, 1 तारीख के दिन इजराइल ने अपनी तरफ से जो ईरान के कंसुलेंट है उसके ऊपर हमला कर दिया था। कंसुलेंट और यहाँ पर क्या होती है, जो एम्बेसी होती है, इन दोनों के ऊपर जब भी हमला करा जाता है तो उस हमले को यहाँ पर माना जाता है कि स्वयं उस देश के ऊपर हमला करा गया है। तो ईरान के कंसुलेंट और उसकी एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ था और उस एम्बेसी के अंतर्गत 2 इनकी सेना के जनरल लेवल के व्यक्ति मारे गए थे। तो ईरान ने अपनी तरफ से क्या कर दिया था, कह दिया था कि हम इसका बदला तो लेकर ही रहेंगे। कायस लगाए जा रहे थे कि ये बदला शीघ्र ही लेगा ईरान पर। वहां पर अभी तक हम देख रहे थे, अभी रमजान चल रहा था, हमने सोचा था रमजान के बाद यहाँ पर माहौल बनेगा। रमजान के बाद ईद आई, हमने सोचा ईद के बाद अब यहाँ पर क्या होगी, कहानी सुलझेगी। और फिलहाल में यहाँ पर अब खबर निकल कर आई थी, हमें ऐसा लग रहा था कि ईरान क्या करेगा, रिटेलिएशन करेगा, पर उसने अपनी तरफ से क्या करा है, यहाँ पर एक शिप को पकड़ लिया था। 13 तारीख की खबर है। 13 तारीख की खबर में क्या है, वॉच इरानियन ट्रूप्स हाईजैक द इजरायली लिंक्ड शिप एंड द हेलीकॉप्टर अटैक। जैसे सोमालियन जो पायरेट्स अटैक करते हैं, ठीक उसी प्रकार का अटैक यहाँ पर क्या करा है, ईरान की फोर्स द्वारा करा गया और उस फोर्स के अंदर इन्होंने पूरे के पूरे शिप को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कायस लगाए जा रहे थे कि ईरान इतना छोटा मोटा अटैक तो करने वाला नहीं। तो उसी के यहाँ पर क्या है, खबर निकल कर आई है कि कल की 13 तारीख में उन्होंने प्लेन हाईजैक करा, लोगों को यहाँ पर क्या करा अपनी तरफ से कि हम इसके अंदर कुछ ना कुछ तो बड़ा करेंगे। और आज क्या कर दिए, 14 तारीख को इन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर से युद्ध शुरू कर दिया। यह है ईरान और ईरान का जो क्षेत्र, जो आप वाटर वाला एरिया देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ द हार्मोज। स्टेट ऑफ द हार्मोज ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र के माध्यम से क्या होती है, सारी की सारी जो शिप होती है वो इधर उधर जाती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा संकट हमारे लिए, क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर वो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में भी जहां जहां क्या होता है, तेल की आपूर्ति होती है, उस तेल की आपूर्ति का लगभग 60% हिस्सा इसी क्षेत्र से निकलता है। दुनिया का 60% तेल यहीं से निकलता है। आपको युद्ध याद होगा, आज से थोड़े समय पहले क्या हुआ था, युद्ध हुआ था जिसके अंदर रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था। यहाँ पर इजराइल और हमास का युद्ध हुआ। जब युद्ध हुए हैं, यहाँ पर यूएस ने अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी करी है और उस एडवाइजरी के बाद बहुत ही घमासान माहौल बना हुआ है। आज भी आप जानते हैं कि इजराइल और यहाँ पर जो गाजा का युद्ध चल रहा है, उस गाजा के युद्ध के अंदर लगभग आधा गाजा साफ हो चुका है। और पहले जो यहाँ पर रशिया और उसका यूक्रेन का युद्ध चला था, उस युद्ध के अंदर आज भी उसके जो युद्ध समाप्त नहीं हुआ, युद्ध चलता जा रहा है और यूएन इसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा। मतलब यूएन का तो महत्व धीरे धीरे यहाँ पे खत्म होते जा रहा है। यूएस ने अपनी तरफ से क्या करी है, एडवाइजरी जारी कर दी अपने नागरिकों के लिए कि भैया जगह खाली करो। ऐसी एडवाइजरी उसने क्या करी थी, इन दोनों युद्ध के पहले भी दी थी। तो आप यहाँ पर इस विषय की गंभीरता को समझ सकते हैं कि अब यूएस ने भी क्या कर दी, एडवाइजरी जारी कर दी अपने नागरिकों के लिए इजराइल में कि भैया समझ जाओ, जहां भी हो आप अपनी मतलब जो कैंपस के अंदर चले जाओ, जहां से आप क्या रह सकते हो, सेफ रह सकते हो। और भारत के लिए मुद्दा सबसे ज्यादा प्रमुख क्यों है, क्योंकि हमारे देश के अंदर सभी चीजें तेल से चलती हैं। जितना भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सामान होता है, उत्पादन गतिविधियां होती है, मशीनें होती है, सब तेल के ऊपर निर्भर है और दुनिया का 60% तेल इसी क्षेत्र से आता है। अगर यहाँ पर ये युद्ध बढ़ जाता है तो भारत का स्टॉक मार्केट, भारत का यहाँ पर जो
चुनाव होने वाला है, भारत की सरकार, भारत की महंगाई, सब बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर प्रभावित होंगे। तो ये स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर और बहुत ही ज्यादा क्या है यहाँ पर दिक्कत देने वाली है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको क्या कर देता हूं, इसके बारे में बताता हूं। ये देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र क्या है, ईरान का क्षेत्र है। इस क्षेत्र से यहां से हमला हुआ कहां पर, ये वाले क्षेत्र के अंदर, ये वाला क्षेत्र इजराइल का क्षेत्र है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो क्षेत्र है जिसको क्या बोल रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, ये वाले क्षेत्र के अंदर यहाँ पर क्या है, ईरान अपना पूरा कंट्रोल रखता है। इसी पूरे सभी क्षेत्र के अंदर से क्या निकाले जाते हैं, तेल में से तेल निकाला जाता है, नेचुरल गैस निकाली जाती है। और इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पर क्या है, अभी फिलहाल यूएस की पूरी नेवी डिप्लॉयड। यूएस दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अपनी आर्मी को बिठा के रखता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो क्या है, गोले दागे जा रहे हैं, ईरान की तरफ से गोले दागे जा रहे हैं किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। तो यहाँ पर यूएस अपनी तरफ से पूरा कंट्रोल लेके रखा है। यहाँ पर जो हमले हो रहे हैं, गोले दागे जा रहे हैं, उन गोलों को यहीं से न्यूट्रलाइज कर रहा है। यूएस के ईरान के अंदर भी अपनी एयरबेस है, सीरिया के अंदर भी अपने एयरबेस है, सब जगह उसने अपने एयरबेस बना रखे हैं। तो यहाँ पर यूएस चाह रहा है कि मैं यहाँ पर डिफेंस में खड़ा रहूं, वो यहाँ पर एग्रेशन नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसे ही पता है थोड़े समय बाद यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, यूएस में चुनाव होंगे और यही मुद्दा सबसे ज्यादा उभर कर आएगा कि यूएस के कारण ये सारी पिक्चर उलझ रही है। यहाँ पर सबसे पहला हमला इजराइल ने करा था, तो किसके दिए हथियारों से करा था, यूएस के दिए हथियारों से करा था। यहाँ पर जो मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल बनकर खड़ा हो रहा है, इतने ज्यादा लोगों की जान वो ले चुका है सिर्फ अपने ईगो क्लैश के कारण। तो इसलिए यहाँ पर यूएस से जरूर ये सवाल पूछा जाएगा। तो यूएस विषय की गंभीरता को समझते हुए ऐसा प्रयास कर रहा है कि मैं जो भी हमले करे जा रहे हैं उसके डिफेंस में खड़ा रहूं, मतलब ज्यादा नुकसान यहाँ पर इजराइल को ना हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इजराइल के अंदर उनका जो एक स्पेशल सिस्टम है जिसे आयरन डोम सिस्टम बोला जाता है, वो तो काम कर ही रहा है। पर फिर भी यहाँ पर इराक के अंदर, सीरिया के अंदर और ये जो पानी वाला क्षेत्र है, यहाँ से यूएस की नेवी पूरी तरीके से इजराइल के बचाव में काम कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से यूएस अपनी तरफ से इस पूरे क्षेत्र के अंदर सहयोग दे रहा है। पर फिलहाल जो यहाँ पर शिप पकड़ी गई थी, उस शिप के अंदर 17 भारतीय नागरिक भी क्या थे, मौजूद थे। यहाँ पर आप दुनिया के अंदर जितनी भी शिप होती है ना, उस शिप के अंदर इंडियन मर्चेंट नेवी के लोग काम करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस दुनिया के अंदर हर 5वां व्यक्ति भारतीय होता है। तो जहां जहां मर्चेंट नेवी में काम होता है, वहां भारतीय आपको जरूर देखने को मिले, क्योंकि एक बहुत ही हाई पेइंग जॉब है। तो यहाँ पर 17 भारतीय लोग मिले थे, उनको अपने अपने स्थानों पर भेज दिया था। पर साथ ही साथ जो यूएस के जो मित्र देश है, जैसे क्या है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इन्होंने अपनी तरफ से क्या करा है, इस हमले को कंडेम करा है। और ब्रिटेन ने तो यहाँ तक अपनी तरफ से जहाज भी भेज दिए कि जाओ भैया, यहाँ पर इजराइल की मदद करना, उसके लिए जो भी तेल पानी रसद लग रही है उसको देते रहना। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमला हुआ और जो शिप पकड़ी है उसके कंडेमेशन में क्या करें, यहाँ पर स्टेटमेंट अलग अलग कंट्रीज के माध्यम से आए। भारत ने भी अपनी तरफ से, जयशंकर जी ने एक स्टेटमेंट दिया है। आगे देखेंगे तो ये जो नजारा है, ये नजारा अभी का है, आज 14 तारीख का है, जो सुबह सुबह उनके उधर जो रात हो रही थी, हमारे उधर भी लगभग रात का ही माहौल था। उस रात के हमले में यहाँ पर क्या हुए हैं, गोले दागे गए हैं ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर। अभी खबर ये बड़ी नहीं बनी, अभी तो सिर्फ ट्रेलर जारी हुआ है। खबर तो तब बड़ी बनेगी जब यहाँ पर इजराइल हमला करेगा, क्योंकि इजराइल जब हमला करता है तो वो निस्तो नाबूद करके छोड़ता है। यहाँ पर ईरान समझ नहीं रहा है, ईरान बोल रहा है हम हमले का जवाब देंगे, हम हमले के ऊपर कार्रवाई करेंगे। पर उसे नहीं पता कि वो अभी इतने लंबे 6 महीने से तो युद्ध लड़ ही रहा है, और अभी भी पूरी एनर्जी के साथ यहाँ पर ईरान की जो क्या इजराइल की मिलिट्री वो खड़ी है कि हम युद्ध करने को तैयार है। ईरान की तरफ से लगभग 200 ड्रोन भेजे गए हैं, ड्रोन के साथ साथ अपनी मिसाइल भी चला रहा है। और साथ में लेबनान के अंदर उसका एक प्रमुख ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्ला भी अपनी तरफ से अलग अलग कार्रवाई कर रहा है, गोले बम दाग रहा है। इनको तो आप जानते ही हैं, खम्मेनी जी कौन है, ये ईरान के धार्मिक नेता है। इन्होंने जो 1990 के दशक के बाद के अंदर जो ईरान पूरी तरीके से एक ऐसा देश था जिसने क्या कर दी थी, अपनी तरफ से सहमति दे दी थी इजराइल को कि भैया हम आपको कंट्री मानते हैं। इन्होंने ही वहां पर धार्मिक आंदोलन कराकर, तख्ता पलट करके, लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर अपना पूरा नियंत्रण उस क्षेत्र के अंदर जमा के रखा है। और उन्होंने स्टेटमेंट किया है, तारीख देखिए आप, आज की तारीख है रात के 2:17 पर इनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है क्या, द मिलिशियस जियोनिस्ट रिजीम विल बी पनिश्ड, मतलब भैया हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको हम ऐसा मजा चखाएंगे कि आप क्या करेंगे उस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से माहौल बना हुआ है। इजराइल के अंदर अभी क्या चल रहा है, तो इजराइल के अंदर गोले गिर रहे हैं, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे आयरन डोम बोला जाता है, वो पूरी तरीके से कार्य कर रहा है। पर उस क्षेत्र के अंदर अलग अलग जगह अभी बज रहे हैं सायरन बजने का तात्पर्य ये होता है कि भैया जो भी आपके क्या है सेफ्टी वाले हाउसेस हमने बना रखे हैं, जब भी हमले होते हैं तो आप अपनी सेफ्टी के लिए जो जो प्रयास कर सकते हैं वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे ऊपर हमला
हो चुका है। यहाँ पर ऑपरेशनल अपडेट इजराइल की तरफ से, इजराइल डिफेंस मिनिस्टर जो भी इनकी तरफ से जो पूरी सेना को हेड करते हैं, जो अभी पूरी गाजा पट्टी को संभाल रहे हैं, जो आधा गाजा साफ कर दिया है, इन्हीं के माध्यम से करा गया था। और ये पूरी तरीके से एनर्जेटिक मोड में बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला किया गया, उस हमले का हम क्या करेंगे, जवाब तो देख ही रहेंगे। बाइडन के यहाँ पर नेतन्याहू भी साफ साफ आ गए हैं। यहाँ पर यूएस में बाइडन ने क्या कर दिया है, इनको फोन लगा के बोला कि भैया बीबी जी आप थोड़ा संभल के रहिएगा, आप अभी रिटेलिएशन में जवाबी कार्रवाई मत करिएगा, हम यहाँ पर आपके बचाव में पूरी तरीके से कार्य करने पर। ये जो बीबी, इनका बीबी बोला जाता है प्यार से उस क्षेत्र के अंदर, तो बीबी बोल रहे हैं हमको तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम तुम्हारा चुनाव लड़ो, हमको तुम्हारे से कोई मतलब नहीं, हम तो हमारे ऊपर हमला हुआ है तो इस हमले की जवाबी कार्रवाई हम करेंगे। यहाँ पर जो इजराइल के जो लोग हैं वो इधर उधर दौड़ रहे हैं, मतलब जो भी उनके जो राहत के क्षेत्र है जहां से वो छुप सकते हैं, हमले से बच सकते हैं, उन क्षेत्रों के अंदर ये जाकर क्या कर रहे हैं, अपना स्थान ले रहे हैं। इजराइल ने क्या करा है, स्टेटमेंट जारी करा है, द नेक्स्ट स्लैब विल बी हार्डर, मतलब भैया जो अगला थप्पड़ पड़ने वाला है ना तुम्हारे ऊपर, उसके लिए तैयार रहना, वो इतनी तेजी से पड़ेगा कि तुम नस्तो नाबूद हो जाओगे। नीचे इसका मीनिंग दिया गया है क्या, द नेक्स्ट स्टेप विल बी हार्डर, द नेक्स्ट मिस्टेक दे मेक विल बी द एंड ऑफ द फेक कंट्री। अब फेक कंट्री क्यों बोला गया, तो इस फेक कंट्री के पीछे गणित थोड़ा जान लेते हैं कि यहाँ पर अभी जो ईरान है ना, ईरान मान्यता नहीं देता है इजराइल को, तो अभी क्यों नहीं देता है इसको मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। पर ईरान के अंदर भी भगदड़ मची हुई है। ईरान के अंदर जो भी क्या है, जो गैस हाउसेस है या बोला जाए पेट्रोल पंप है, जहां से गैस भराई जाती है, पेट्रोल भराई जाती है, वहां पर पूरी तरीके से गाड़ियों का जमावड़ा लगा है कि कहीं यहाँ से गैस या तेल खत्म ना हो जाए, क्योंकि ईरान के लोगों को ही पता है कि इजराइल छोटी मोटी चीज नहीं, अगर हमने हमला करा है तो वो भी पलट कर हमला करेगा, और उसने हमला कर दिया तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा इसको समझाता हूं मैं। आप सोच रहे होंगे कि ये आसपास पूरे के पूरे मुस्लिम कंट्री हैं, ये अभी क्या कर रहे हैं, इनका क्या सपोर्ट है इजराइल के लिए, तो आप सभी को थोड़ा बता दूं। ये लोग हैं, इन लोगों ने तो क्या कर लिए थे, पहले थप्पड़ खा लिए थे। जो जॉर्डन है, जॉर्डन नाम का एक देश है यहाँ पर, ये जॉर्डन, इस जॉर्डन ने तो क्या करे थे, जो पहले 5 डे वॉर चला था उसके अंदर खूब जूते खाए थे, तो इसने बोल दिया क्या, भैया मेरे ऊपर से जो भी किया जाएगा, तुम्हारा मिसाइल जाएगा, जो भी ड्रोन जाएंगे उसको तो मैं पूरी तरीके से निपटा दूंगा। यहाँ से तुम जो भी ड्रोन मारोगे इजराइल के ऊपर, वो मेरे ऊपर से अगर जाएगा तो मैं उसे क्या कर दूंगा, गिरा दूंगा। क्यों गिरा दूंगा, क्योंकि अगर मेरे ऊपर से गया और इजराइल को पता पड़ गया कि इसने रोका नहीं, तो ये बाद में किसको पीटेगा, मेरे को पीटेगा, और पहले बहुत मार खा चुका हूं तुम्हारे चक्कर में, तो अब मैं मार खाने के मूड में नहीं। तो यहाँ पे जॉर्डन ने तो क्या कर दिया, अपना पल्ला झाड़ लिया है। अगर ईरान हमला करता है तो ईरान अपनी तरफ से हमला करेगा, सीरिया के तरफ से भी हमला करवा सकता है, इराक की तरफ से भी हमला करवा सकता है, और जो लेबनान है, लेबनान में जो उसका एक प्रमुख ग्रुप है हिजबुल्लाह की तरफ से भी वो हमला करवा सकता है। आप सोचेंगे ये भी तो, सऊदी अरब भी तो उनका दुश्मन देश है, ओमान, यमन, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ये भी तो उसके दुश्मन देश है, ये क्या करेंगे। तो आपको थोड़ा बता दूं, ईरान एक तरीके से क्या है, सुन्नी मुसलमान प्रमुख देश है, और ये जो क्या है, सऊदी अरब है, यूएई है, ये सब शिया मुसलमान। थोड़ा सा गलत हो गया, गलत क्या हो गया है, ये जो ईरान है, ईरान क्या है, शिया मुस्लिमों का देश है, और सऊदी अरब और यमन, ओमान, ये सब क्या है, सुन्नी प्रमुख देश। अब इसके कारण क्या, इन दोनों के बीच में आपसी अदावत चलती है। अब इन्होंने क्या करा था, जब 5 डे वॉर चल रहा था पहले के समय पे, तो इन लोगों ने क्या करा था, अपनी तरफ से खूब सहयोग करा था और किसको निपटाने का प्रयास करा था, इजराइल को। पर इजराइल बच गया, इजराइल ने इन लोगों को खूब पीटा था बाद में। तो इन लोगों ने तो क्या करी थी, मार खाई थी। अब सोच रहे हैं हमने मार खा ली है, अभी इसको भी खाने दो, हम तो पहले से क्या है, जानते हैं इजराइल की ताकत क्या, और एक बार मारने को खड़ा हो गया तो फिर कोई बचा नहीं सकता है। तो इस तरीके से ये लोग तो क्या है, अभी पूरी तरीके से शांत है, इन्हें पता भी है कि अगर हम कुछ बोले तो बाद में हमारे ऊपर ही पड़ेंगे, तो ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी प्रमुख जो इसके सहयोगी हैं, ईरान, इराक और सीरिया और हिजबुल्लाह, यही क्या है यहाँ पर लाइन में दिख रहे हैं, जो क्या करेंगे, अपनी तरफ से इसका सहयोग कर सकते हैं। पर बाइडन ने भी आधी रात को ही पूरी तरीके से मीटिंग ले ली है। यहाँ पर उनके विदेश मंत्री हैं, यहाँ पर उनके एनएसए हैं, सभी पूरे जमाजम मजे के अंदर यहाँ पर लगे हुए कि किस तरीके से इस युद्ध को रोका जाए। यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट है बाइडन ने अपने द्वारा क्या है, कंडेमेशन नोटिस जारी करा है कि भैया ईरान, आपने अपनी तरफ से जो क्या करा है, हमला करा है, बहुत गलत करा है। और अगर पिताजी ने अगर नोटिस जारी कर दिया तो इनके छोटे बच्चे हैं जो अलग अलग, वो भी अपनी तरफ से इसी प्रकार के स्टेटमेंट देंगे, जिसके अंदर क्या है, यहाँ पर अलग अलग तरीके से, जैसे यहाँ पर ऋषि सुनक ने अपना स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद में जो जस्टिन ट्रूडो है, कनाडा की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। उसके बाद में यहाँ पर जर्मनी है, जर्मनी की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। सबने अपने स्टेटमेंट में क्या करा है, कंडेमेशन करा है कि भैया ईरान आपने जो करा है वो गलत करा है, हम इसके पूरे विरोध में, हम इजराइल के समर्थन में यहाँ पर खड़े हैं।
ईरान ने भी अपनी तरफ से क्या करा है, यूएन को मैसेज भेज दिया कि भैया हमारे ऊपर जब हमला हुआ था सीरिया की कंसोलेंट के ऊपर, तब तो तुम कुछ नहीं बोले थे, तब तो कुछ नहीं आगे आए थे, और अभी इजराइल के लिए हमने हमला कर दिया तो बहुत आगे आ रहे हो। किस प्रकार का ये जो दो मुहा व्यवहार है। सबसे पहली गलती देखी जाए तो गलती किसकी है, गलती यहाँ पर इजराइल की है, क्योंकि पहला हमला उसी ने करा था 1 तारीख को कंसोलेंट के ऊपर। क्यों इसने हमला आगा, सीरिया के अंदर इजराइल की कंसोलेंट है, आप एक अलग देश है, आप अपने देश से क्या कर रहे हो, मिसाइल दाग रहे हो, और फिर बोल रहे हो इनने ऐसा करा वैसा करा। और ये तो क्या एक थाली के सब चट्टे बट्टे सब आ गए एक साथ वापस से, किसके साथ में, ईरान के साथ में। तो इस तरीके से यहाँ पर माहौल है। अब ये खाली जो चेयर है आप देख रहे हैं, थोड़े समय में क्या हो जाएगी, भरा जाएगी, और यूएन के लोग क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे, बोलेंगे ईरान और इजराइल की जो क्या है यहाँ पर वॉर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर लोगों को समझना चाहिए क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इजराइल क्या है, बहुत ताकतवर देश है, वो वहीं पे बैठे बैठे ईरान के जो सुलेमानी है, सुलेमानी को निपटा सकता है, उनके जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक को निपटा दिया है। तो इस तरीके से अगर वो वहीं पे बैठे बैठे अगर काम कर सकता है, अगर दोनों साथ में आमने सामने आ गए तो क्या होगा। यहाँ पर इजराइल को समझना चाहिए, ईरान को समझना चाहिए कि जो 45 साल की जो अदावत चल रही है ना, अब दोनों देश अगर सामने आ गए, दोनों आपस में लड़ लिए, तो फिर क्या होगा, ये दुनिया के सबसे घातक युद्धों की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। चाइना का क्या इसके ऊपर बिलीफ है, तो चाइना बोलता भैया हमको तो लड़ने का कोई आइडिया ही नहीं है, हम तो सिर्फ क्या फोटो सेशन कराने में एक्सपर्ट है, फोटो वोटो मतलब लोगों को खड़ा करके फोटो वीडियो बहुत अच्छी बना लेते हैं, उसमें हम अच्छी कैटेगरी में आ जाते हैं, पर युद्ध में लड़ने का हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो हमारे जितने भी लोग हैं अपनी अपनी एम्बेसी की शरण में चले जाओ, मतलब वहां पे जो एम्बेसी के संपर्क में रहना, और जहां जहां आपका घर है वहां पर सेफ रहो। तो यहाँ पर जो चाइना है, चाइना की तरफ से भी स्टेटमेंट दे दिया है, भारत की तरफ से भी क्या दिया गया, स्टेटमेंट दिया है। भारत ओवरऑल हमारा प्रमुख कंसर्न इन दोनों से नहीं, इन दोनों के साथ हमारे होने वाले व्यापार से। भारत इजराइल और ईरान दोनों के साथ में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का क्या करता है, व्यापार करता है, और इसी व्यापार के अंदर हम जो ईरान है, ईरान से तेल गैस ये सब खरीदते, और हमारी तरफ से क्या जो अनाज होता है, दाल चावल, ये जो अलग अलग प्रकार के खाद्यान्न होते हैं, ये ईरान को भेजे जाते हैं। तो अगर हमारे साथ में अगर क्या होता है, युद्ध होता है और युद्ध होगा, तो ये पूरी की पूरी जो खाड़ी है, जिसे जो मैंने आपको बताई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये क्षेत्र पूरा बाधित हो जाएगा, चाबहार पोर्ट पूरा बाधित हो जाएगा, और ये बाधित हो जाएगा तो भारत के व्यापारिक रिश्ते इन दोनों के साथ में क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो तेल की आवाजाही है वो भी पूरी तरीके से बाधित हो जाएगी, और बाधित हुई तो भारत तो पूरा चली तेल पे रहा है। हमारे यहाँ जो हर एक गाड़ी तेल पे चलती है, हमारे यहाँ हर एक चीज का ट्रांसपोर्टेशन, चाहे माचिस खरीदनी हो, चाहे स्केल खरीदनी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने हो, हर एक चीज का जो आवाजाही है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से होता है, और ट्रांसपोर्ट तेल से चलता है। अगर ये तेल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, इसकी कॉस्ट प्रोडक्ट में जुड़ेगी और महंगाई आसमान छू जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, माहौल बना हुआ है। यहाँ पर समझना चाहिए जितने भी क्या है, जो सुप्रीम लीडर्स हैं, सुप्रीम लीडर्स है, उन्हें एक साथ अभी आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब अलग अलग क्षेत्र से भविष्यवाणियां हो रही हैं, लोग असम्पशन लगा रहे हैं कि पृथ्वी का नाश होने वाला है, तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है। जब पहले और द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे तब भी कोई दिन रात लड़ाई नहीं चलती थी, एक देश दूसरे देश से लड़ता था, कहीं और लड़ाई चल रही, फिर ये सब आपस में लड़ते थे। अभी भी स्थिति वही है, यहाँ पर रशिया यूक्रेन की लड़ाई चली रही है, हमारा यहाँ पर इजराइल और हमास का युद्ध चल ही रहा है, नया फ्रंट ये खुल गया है, हमारी पाकिस्तान के साथ चलती रहती है, चाइना ताइवान की चलती रहती है। तो इस तरीके से यहाँ पर युद्ध अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है। अगर विश्व लीडरों ने आकर अभी इसे रोका नहीं गया है और बीबी को पकड़ा नहीं, बीबी अपने ईगो क्लैश में जरूर आगे आएंगे और बोलेंगे रिटेलिएशन में हम आगे जरूर आएंगे, पर उन्हें रोकना जरूरी है। जितने सुप्रीम लीडर्स हैं अभी ही समय उन्हें आगे आना होगा, बीबी को रोकना पड़ेगा, ईरान को समझाना पड़ेगा, अन्यथा जो विनाश हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वो आने वाले कुछ ही दिनों में अभी हमें हमारे सामने आ जाए। तो जानते हैं इसकी और आगे क्या अपडेट आती है, जो भी इसकी अपडेट आएगी मैं आपको प्रदर्शित करता रहूंगा। अगर ये वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन शीघ्र ही मिल जाएं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।